हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करिए, क्योंकि आपका सफर जो है बहुत लंबा है। तो आप केवल पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, तो थोड़ा सा उससे समय निकाल कर थोड़ी सी मस्ती करिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने हेल्थ के भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का। समझ में आ गया? और अपने गोल को हमेशा याद रखिएगा, जो आपका लक्ष्य है उसको हमेशा याद रखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। उसको पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, और जो सपना देखे हैं उसको साकार करने के लिए प्रयत्न करते रहिए। चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके अंदर क्या पढ़ चुके हैं? जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या पढ़ चुके हैं? क्लाइमेट के बारे में पढ़े हैं, वेदर के बारे में पढ़े हैं, और जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, और जो सन से रेडिएशन आता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंसोलेशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़े हुए हैं। हीट बजट के बारे में पढ़ लिए और एल्बिडो के बारे में पढ़ लिए, और एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में पढ़े हैं। जो क्लाइमेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेशर हुआ, उसके बारे में पढ़े हैं, और जो फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़े हैं। तो टेम्परेचर तो खत्म हो गया, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो सिंपल सा भाषा में समझो, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? अब जब क्लाउड बन जाता है, तो क्लाउड बनने के बाद अगर वो नीचे गिरने लगता है रेनफॉल के फॉर्म में, या स्नोफॉल के फॉर्म में, या हिलस्टोन के फॉर्म में, या फॉग के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि वो इवापोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है, क्लाउड क्या होता है। तब प्रेसिपिटेशन थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेनफॉल देखेंगे। पक्का समझ में आ गया? अब इवापोरेशन क्या होता है हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। देखते हैं इवापोरेशन। कोई वाटर बॉडी है, अगर वह हीट होती रहती है, सनलाइट उस पर पड़ता रहता है तो गर्म होती है। जब गर्म होती है तो भाप बन के भाप में कन्वर्ट होगी। ओके, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगी, फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट होगी तो लाइट होगी, एक्सपैंड होगी, जब एक्सपैंड होगी तो लाइट होगी, तो लाइट होगी तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। ये होता है हमारा क्या, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। समझ में आया? जैसे हम लोग जब वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, देखते हो आप लोग कि भाप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जब सनलाइट किसी वाटर बॉडी में पड़ती है तो यही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इवापोरेशन बोलते हैं। अब इवापोरेशन तो हो गया, उसके बाद क्या? अब होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? सिंपल से बात समझो, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जिनको जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हैं। अगर एयर का जो टेम्परेचर है बिलो द ड्यू पॉइंट चला गया, ओके, बिलो द ड्यू पॉइंट क्या होता है? मान लो कि जब हमारा एयर जो है सैचुरेशन, जिस टेम्परेचर पर सैचुरेशन लेवल पे पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ठीक उसी तरीके से अगर एयर ड्यू पॉइंट के नीचे चला गया तो क्या होता है? जो वाटर वेपर गया ऊपर, वो डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ओके, मान लो ये डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे, परंतु मान लो एक डस्ट पार्टिकल है तो इधर से वाटर वेपर आएगा, चिपक जाएगा उससे, इधर से वाटर वेपर आएगा, चिपक जाएगा उससे, इधर से वाटर वेपर आएगा, चिपक जाएगा उससे। अब क्या हो रहा है? देखो, वाटर वेपर जो वाटर ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, साइज बड़ा होता चला जा रहा है। इसी तरीके से जब साइज बड़ा होता चला गया, कंडेंसेशन होता चला गया, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब अज्यूम करो इनफाइनाइट मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, तो सब पार्टिकल्स के चारों तरफ अगर वाटर वेपर इकट्ठा होता चला गया तो क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा। कंसिडरेबल हाइट पर, एक लेवल पर, एक हाइट पर क्लाउड बनेगा। ओके, समझ में आ गया? तो यहां से क्लाउड बना, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड बना। और क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं? जैसे सीरस क्लाउड है, ओके, क्यूमुलस है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लाउड पढ़ेंगे। ओके, और स्ट्रैटस है, मेनली तीन हम लोग पढ़ते हैं। पक्का समझ में आ गया? तो क्लाउड बन गया। अब जब क्लाउड बन गया, ओके, समझ लो क्लाउड बन गया, अंडरस्टूड? क्लाउड बन गया। क्लाउड बनने के बाद क्या होगा? क्लाउड बनने के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब नीचे गिरेगा। रेनफॉल के फॉर्म में भी नीचे गिर सकता है, परंतु अगर वो
बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चला गया, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चला गया, तो वही जो रेनफॉल है वह स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्नोफॉल कहाँ होता है, आप हायर लैटिट्यूड में चले जाइए, मतलब पोल की तरफ चलते चले जाइए, या हायर एल्टीट्यूड पे चले जाइए, जैसे आप कश्मीर रीजन जाइए, हायर एल्टीट्यूड पे है, तब जाके वहां पे स्नोफॉल हो रहा है, या आप लंदन चले जाइए, वहां पे स्नोफॉल होगा क्योंकि वो पोलार रीजन की तरफ है। पक्का समझ में आ गया? तो अगर आप हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं या हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो जब टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है तो वहां स्नोफॉल होता है। आप कभी नहीं देखोगे कि यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, ओके, दिल्ली में स्नोफॉल हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता है, ओके। पक्का समझ में आ गया? अब मान लो टेम्परेचर और ज्यादा गिर गया, टेम्परेचर और ज्यादा गिर गया, कैसे गिर गया? जो हमारा क्लाउड बना है वो और ऊपर चला गया, मान लो सडनली और ऊपर चला गया वाटर वेपर, जो वाटर वेपर सडनली और ऊपर चला गया, सडनली टेम्परेचर गिर गया, तो जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेल स्टोन में, बर्फ के गोले में गिर जाएगा। अब बर्फ के गोले इतने बड़े बड़े होते हैं, लाइक 2-2 पाउंड के होते हैं, जहां गिरेगा पूरा क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, या घर पे गिरेगा तो घर को डिस्ट्रॉय करेगा, किसी के सर पे गिर जाएगा खोपड़ी डिस्ट्रॉय कर देगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो एक होते हैं क्लाउड। अब प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हो जाता है, रेनफॉल में भी हो सकता है, स्नोफॉल में भी हो सकता है, और हिल स्टॉर्म के रूप में हो सकता है, फॉग के रूप में भी हो सकता है। बट फॉग के रूप में कहाँ होता है, ग्राउंड लेवल पे होता है, ग्राउंड के बहुत पास में होता है, क्योंकि अगर मान लो ग्राउंड क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा है, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो थोड़ा सा हल्का गर्म है, परंतु जैसे ग्राउंड लेवल्स के टच में आते हैं तो क्या होता है, वह वाटर वेपर में कन्वर्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब फॉग ग्राउंड लेवल पड़ता है, इसलिए विजिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये मैक्सिमम कब होता है, ठंडी के समय पे, यहाँ पे ठंडी के समय पे होता है, तभी देखते हो ना एक्सीडेंट ज्यादा होता है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वह कम हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और ये टाइप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के। क्या टाइप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के? क्लाउड बना, क्लाउड बनने के बाद कुछ नीचे गिरा, उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो रेनफॉल के रूप में भी गिर सकता है वो, ओके। क्लाउड कब बनेगा, स्काई में बनेगा, एक कंसिडरेबल हाइट पर बनेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या, स्नोफॉल में होगा, प्रेसिपिटेशन नीचे गिर जा रहा है, या हेल स्टोन के रूप में होगा, और या ग्राउंड लेवल पर फॉग के रूप में हो जाएगा, फॉग के रूप में, और आप बोल सकते हो हेज के रूप में, और मिस्ट के रूप में। इन सब में क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, ग्राउंड लेवल पर वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा हो जाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है। आपको प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रेनफॉल। रेनफॉल जब क्लाउड बनेगा, ओके, सैचुरेशन लेवल पहुंच गया, क्लाउड बन गया, सैचुरेशन लेवल पहुंच गया, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बना, तो क्या होगा, रेनफॉल होगा। अब रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा करते हैं। चलो देखते हैं रेनफॉल। रेनफॉल मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, ओके। पहला क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा होता है ओरोग्राफी रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, और रिलीफ रेनफॉल, उसी को बोलते हैं रिलीफ रेनफॉल। और तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोन को हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस रेनफॉल पढ़ रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, कहाँ होता है, किस रीजन में होता है? वह कन्वेक्शनल रेनफॉल उस रीजन में होता है जहां पे इंटेंस हीटिंग हो, बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रहा हो किसी सरफेस पे, वहां पर होता है। देखते हैं कैसे होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओके, देखते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, सरफेस है, इधर क्या है, वाटर बॉडी है, इधर क्या है, वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है,
ये हमारा लैंड है, ये हमारा वाटर बॉडी है, ये भी हमारा वाटर बॉडी है। अब यहाँ से सनलाइट पड़े जा रहा, पड़े जा रहा, पड़े जा रहा, पड़े जा रहा, पड़े जा रहा। अब क्या हो रहा है, ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो अब यहाँ से क्या आएंगे, वाटर, वाटर बॉडी पे भी जब सनलाइट पड़ेगा तो वाटर बॉडी किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो वाटर है वो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो वाटर वेपर गर्म होगा और गर्म होगा तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, लाइट होगा, ऊपर जाएगा, किस फॉर्म में, कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में, कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में ऊपर जाएगा। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, कन्वेक्शनल करंट। ओके, कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में जो वाटर वेपर है और हीट होगा तो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो लाइट होगा, तो लाइट होगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, हीट हुआ, ध्यान देना। तो क्या हो रहा है, यह एक्सपैंड हुआ। जब पहले, अब अज्यूम कर लो पहले वाटर वेपर इतने एरिया में था तो हैवी था, अब वाटर वेपर इतने एरिया में हो गया तो क्या हो गया, लाइटर हो गया। जब लाइटर होगा तो कहां जाएगा, सिंपल सी बात है, ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा, हमको पता है ऊपर जाने पे क्या होता है, ठंडा टेम्परेचर गिर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। अब जब से कूलिंग हुआ, कूलिंग होने के बाद क्या हो सकता है, सैचुरेशन में चला जाए, सैचुरेशन में चला जाए कि मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर पैकेट है, एयर पैकेट के अंदर कुछ कैपेसिटी है, ओके, कैपेसिटी है इतना वो वाटर मॉइस्चर अपने अंदर रख सकता है। ठीक उसी तरह जैसे बलून होता है ना, कोई भी बलून है किसी भी साइज का, तो उसका एक कैपेसिटी होगा कि आप उसके अंदर इतना गैस पोर कर सकते हो, डाल सकते हो। अब उससे ज्यादा अगर आप गैस डाल, मतलब मैक्सिमम लिमिट 100% पहुंच गया, जब तक 100% नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं फटेगा, परंतु जैसे 100% गैस पहुंच गया उसके बाद आप कह रहे हो कि और डालो उसके अंदर, तो क्या होगा, बलून ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, ओके, बम। ठीक उसी तरीके से जो एयर पैकेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी भी कैपेसिटी होती है कि आप उसके अंदर एक अमाउंट तक आप क्या कर सकते हो, वाटर वेपर डाल सकते हो। तो वाटर वेपर अगर 100 लेवल तक पहुंच गया, 100% तक पहुंच गया, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेशन पोजीशन, सैचुरेशन पोजीशन। समझ में आ गया। अब सैचुरेशन पोजीशन पहुंचने के बाद क्या है, टेम्परेचर अगर और कम होना शुरू हो गया, टेम्परेचर और कम होगा तो क्या होगा, जो वाटर वेपर हैं और जो डस्ट पार्टिकल हैं, तो वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ चिपकना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो वाटर डस्ट पार्टिकल क्या है, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तो जब आएंगे चिपकना शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे साइज बढ़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है, ओके। इसका मतलब इसके बाद क्या हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के बाद क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, क्लाउड फॉर्म होके क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्म हुआ। अब क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे हीटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, इतना ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है, इतना ज्यादा पानी ऊपर, वाटर वेपर ऊपर जा रहा है कि बहुत खतरनाक क्लाउड बनता है ऐसे रीजन में। जब कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है बहुत खतरनाक क्लाउड बनेगा, इतना क्लाउड बनेगा, इतना ज्यादा बारिश होता है, इतना ज्यादा बारिश होता है, उस बारिश को क्या बोलते हैं, टोरेंशियल रेनफॉल। क्या बोलेंगे, टोरेंशियल रेनफॉल, ध्यान देना, टोरेंशियल रेनफॉल बहुत। और इसी जगह पर गरजने के साथ चमकने वाला भी काम चलता रहता है, बारिश होती रहती है, उसके साथ लाइटनिंग भी होगा, थंडर भी होगा, ओके, लाइटनिंग भी होगी और थंडर भी होगा। समझ में आ गया, गरजना बरसना और चमकना तीनों एक साथ होता रहता है, कहां पर, कन्वेक्शनल रेनफॉल पे। यहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवी होता है और बहुत तेज होता है, जो कि हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा तेज होता है वो सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरती रहती हैं, सॉइल को डिस्ट्रॉय करती हैं, सॉइल के जो ऊपरी परत हो तो उसके सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देती है, और हमारे किसी काम में नहीं होती है, और जल्दी बह के पानी निकल जाता है। और जो पानी धीरे धीरे बारिश होती है वो सॉइल के अंदर तक जाती है। ये क्या होता है, बहुत तेज होता है, सॉइल के अंदर नहीं जा पाता, जल्दी से मतलब बाहर बह के निकल जाता है, तो हमारे ज्यादा काम की नहीं होती, इवन ये डिस्ट्रॉय करता है।
समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कहाँ होता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग होती है, इंटीरियर ऑफ द लैंड में होता है, जहाँ पे लैंड एरिया बड़ा बड़ा होता है वहां पे अधिकतर करके होता है। तो यह जो होता है सबसे ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आप लैंड की साइज देखोगे तो बहुत बड़े होते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज्यादा है, ओके, लैंड कम है, वहां पे होते हैं और कम होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होते हैं। स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। इंटीरियर ऑफ द लैंड में होता है, इंटीरियर में होता है लैंड के। ये होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। पक्का समझ में आ गया 100%? तो जब क्लाउड बन गया तो रेन क्या होगा? टप 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 गिरना शुरू हो जाएगा, लाइटनिंग के साथ। पता चला उधर लाइट गरज रहा है, बरस रहा है, सब हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जो रेनफॉल होता है वो कॉमर्स के ज्यादा यूज का नहीं होता है, क्योंकि बहुत हैवी होता है, बहुत तेज होता है और बह के तुरंत निकल जाता है, सॉइल के अंदर जा नहीं पाता है। अब सेकेंड है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसको रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं, ओके। और रिलीफ रेनफॉल, ये क्या होता है? अब नाम से देखो, रिलीफ रेनफॉल नाम है इसका, मतलब जो लैंड है हमारा उसके आकार के अनुसार, किस तरीके का आकार है, पर्वता आकार है क्या? हाँ, देखो क्या होता है, इधर देखना, हमारे इंडिया को देखना, ये मान लो हमारा भारत है। अब यहाँ पे क्या है? हमारा अरेबियन सी है, पूरा वाटर बॉडी है यहाँ पर। अब वाटर बॉडी इंटेंस हीट हुआ तो वाटर वेपर ऊपर जाएगा, ओके, समझ में आ गया? वाटर वेपर ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो सैचुरेशन लेवल पर जाएगा, सैचुरेशन लेवल के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्या हुआ? क्लाउड हुआ। तब तक पता चला कि उधर से हवा चल दी, नॉर्थ, ओके, साउथ वेस्ट से हवा चल दी। अब वो हवा क्या कर रही है? जो क्लाउड है उसको उड़ा के लेके जा रही है। तब तक बीच में क्या आ गया? जो बीच में हमारा क्या आ गया? वेस्टर्न घाट आ गया। बीच में हमारा क्या आ गया? यहाँ पे वेस्टर्न घाट आ गया। वेस्टर्न घाट क्या होता है? क्या है? माउंटेन है। अब माउंटेन बीच में आ गया तो क्लाउड कह रहा है कि मुझे जाने दो, तो माउंटेन कह रहा है ऐसे कैसे जाने दें, अपनी हाइट को हम थोड़ी कम कर लेंगे। तो क्लाउड जब हवा से बोल रहा है कि अब मुझे जाने नहीं दे रहा है, तो अब क्या करें? तो हवा कह रहा है कोई बात नहीं, तुमको हम पुश करके ऊपर लेके जाएंगे। तो हवा ने, विंड ने क्लाउड को पुश किया, तो क्लाउड क्या हुआ? अब माउंटेन बीच में आएगा, माउंटेन जाने नहीं दे रहा उसको, तो क्लाउड क्या कर रहा है? अब हवा उसको पुश किया तो क्लाउड अब क्या हो रहा है? अब ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, अब ऊपर जा रहा है। अब माउंटेन को तो काट नहीं सकता, तब क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। जैसे ऊपर जाएगा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो सैचुरेशन लेवल क्रॉस कर जाएगा, सैचुरेशन लेवल क्रॉस होगा तो क्या होगा? बारिश हो जाएगी। तो किधर बारिश हो रही है? इधर ही बारिश हो जा रही है। उसके बाद क्लाउड के पास पानी बहुत कम बचता है जो कि इस साइड में बारिश हो पाए, तो अधिक से अधिक जो बारिश होती है वो विंडवर्ड साइड में हो जाती है। जिस तरह से, जिस एरिया, जिस तरफ से, जिस डायरेक्शन से विंड आ रहा है उसी तरह से बारिश हो जा रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ से जो विंड है क्लाउड को ले गया और यहाँ पे माउंटेन है, अब माउंटेन क्रॉस नहीं होने दे रहा है, तो अधिक से अधिक बारिश इसी साइड में हो जा रहा है, इस साइड हो ही नहीं रहा है, ओके, समझ में आ गया? तो विंडवर्ड साइड जो रेनफॉल ज्यादा होता है, और इस साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। तो धारवाड़ रीजन जो है महाराष्ट्र में इसी रीजन पड़ता है, जिसको जहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है। आप समझ में आ गया? तो क्या होता है, मान लो कोई माउंटेन एरिया है हमारा, ऐसा, यहाँ पे वाटर बॉडी हमारा बना, वाटर बॉडी है, अब यहाँ से हीटिंग स्पेयर हुई, हीटिंग हुआ, अब वाटर वेपर ऊपर गया, क्लाउड यहाँ फॉर्म हुआ, क्लाउड फॉर्म हुआ, अब विंड यहाँ से चला, अब विंड कर रहा है क्लाउड को यहाँ पे लेके आया, अब क्लाउड को यहाँ पे लेके आया, तब तक बीच में माउंटेन आ गया, अब माउंटेन क्लाउड को जाने नहीं दे रहा है, तो क्लाउड जो है विंड से शिकायत करने लगा, तो विंड ने कहा कोई बात नहीं, क्लाउड को ऊपर लेके जाता है। जैसे ऊपर जाएंगे तो पता है ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्लाउड के मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तब क्या करेगा क्लाउड? कहेगा अब हमसे ना हो पाएगा, तो पानी नीचे गिरा देगा रेनफॉल में,
तो यहाँ पे जो पानी गिरता है, ओके, तो किस साइड, किस जगह पे गिर रहा है, विंड जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, ओके, इसको शैडो जोन बोल देते हैं, जिसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। और ये किस कारण बारिश हो रहा है, जमीन के आकार के कारण। जमीन का आकार कैसा है, माउंटेन के कारण। उसको क्या बोलते हैं, रिलीफ, उसको क्या बोलते हैं, रिलीफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। बात समझ में आ गई, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, रिलीफ, लैंड के रिलीफ के कारण जो रेनफॉल हो रहा है उसको बोलते हैं रिलीफ रेनफॉल। तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया, पक्का 100%, अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क, डोंट बी, ओके, सिट लाइक simply quiet, don't sit quiet, please ask whatever you have a problem, please write down in the comment box, definitely I'll answer in the next class. Next क्या है, थर्ड वन, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोन के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग लेक्चर लेंगे, अभी बस रेनफॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। अब फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है, मैक्सिमम करके टेम्परेट रीजन में बनता है, पोलार रीजन के पास में बनता है। इसमें क्या होता है, मान लो दो एयर मास है, दो एयर मास है, यह है हमारा वार्म एयर मास, मतलब इसमें गर्म हवा है, ओके, यह है हमारा कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर है, मतलब कोल्ड एयर है, एयर वार्म एयर है। वार्म एयर सिंपल सा हल्का होगा, कोल्ड एयर हैवी होगा। अब दोनों में टकराव हुआ, मतलब अब ये वार्म एयर इसके पास आया, टकराव हुआ, अब कोल्ड एयर है क्या, हैवी है, तो नीचे की तरफ रहेगा, वार्म एयर को पुश कर देगा, वार्म एयर ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान देना, वार्म एयर कहाँ चला गया, अब यहाँ आ गया। अब जैसे वार्म एयर ऊपर आया तो होगा क्या, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो क्या हो सकता है, सैचुरेशन पोजीशन पहुंच जाएगा, सैचुरेशन पोजीशन पहुंच जाएगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो क्या होगा, बारिश होगा, खत्म। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। दो एयर मास मिले तो उसके बाद फ्रंट क्रिएट हुआ, तो फ्रंट के बाद एक एयर मास जो लाइटर है वो ऊपर चला गया, उसके कारण कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड फॉर्म हुआ, रेनफॉल हुआ, खत्म, उसको फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। अब जो साइक्ल, और ये मैक्सिमम करके कहाँ होता है, टेम्परेट रीजन में होता है। अब इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, जो कि है 30 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में बनता है, समझ में आ गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं उसको। अब ये साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, मान लो कोई लार्ज सी है, अभी हम लोगों ने देखा है साइक्लोन रेमल, कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में, किसको डिस्ट्रॉय किया, कहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा किया, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे, वेस्ट बंगाल को ज्यादा हार्म किया। अब ये हमारा समझ लो बे ऑफ बंगाल है, बहुत ज्यादा वाटर बॉडी है, मतलब बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अब इस पे गर्मी, मतलब हीट पड़े जा रहा है, हीट पड़े जा रहा है, कंटिन्यूअस सनलाइट पड़े जा रही, 2 महीना 3 महीना पड़े जा रही। अब मार्च से पड़ रहा है, मार्च पड़ा, अप्रैल पड़ा, मई पड़ा, अब बहुत ज्यादा हीट हो गया, ओके, टेम्परेचर पहुंच गया लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्रिएट क्या हो गया, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। लो प्रेशर जोन का मतलब क्या हुआ, इतना ज्यादा हीट हुआ कि यहाँ के जो एयर हैं वह हल्के होके ऊपर चले गए। अब तो यहाँ का जोन क्या हो गया, खाली हो गया। तो जो आसपास का जो हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन से हवा जो है इधर लो प्रेशर जोन की तरफ जाना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है, लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, पक्का, क्योंकि अब लो प्रेशर जहां पे क्रिएट हुआ, लो प्रेशर एरिया, अब उसका बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो वहां के जो एयर में मॉइस्चर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, हल्के होके ऊपर चले गए, तो एरिया हो गया खाली। तो उस एरिया को क्या करते हैं हम, हाई एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो हाई प्रेशर जोन होगा, मतलब हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, खाली जगह है, तो यहाँ से यहाँ
पर क्या होगा, हवा जो है फ्लो करने लगेगा। समझ में आ गया? और जो हवा फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ सर्कुलर टाइप का होगा। क्यों? कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स के कारण। ये क्यों, किस लिए होता है? ये होता है जो पृथ्वी है, while revolving around the sun, it's rotating on its own axis, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए। उसके कारण एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। उस कोरियोलिस फोर्स के कारण जब विंड मान लो ऐसे आना चाहती है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट आकर ना आकर कैसे आ गई, ऐसे इस तरीके से आएगी या तो इस तरीके से आएगी। इसलिए क्या होता है, एक सर्कुलर वेव फॉर्म हो जाता है पूरा साइक्लोन का, जो ट्रॉपिकल इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है। सर्कुलर वेव फॉर्म हो जाता है, बहुत तेज जो है हवा घूमने लगी, तो हवा जो है पानी को घुमाने लगी और एक दिशा में दो दिशा मतलब एक दिशा में फ्लो कर वो पूरा एकदम साथ ही जाने लगेगी। और कहाँ खत्म होती है, लैंड पर आके खत्म होती है, परंतु उसकी स्पीड इतनी होती है कि लैंड पर खत्म होने से पहले डिस्ट्रॉय कर देती है। पेड़ आ गया बीच में, कुछ भी आ गया उखाड़ के फेंक देगी। उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल भी होता है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल भी होता है। किसके कारण रेनफॉल हो रहा है? साइक्लोन के कारण। इसको बोलते हैं क्या? साइक्लोनिक रेनफॉल। ध्यान दीजिएगा, साइक्लोन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनाएंगे हम साइक्लोन के लिए। साइक्लोन क्या होता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, उसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे और पढ़ेंगे डिटेल में। पक्का समझ में आ गया? तो ये होता है रेनफॉल। तो आप लोग इवापोरेशन समझ लिए, कंडेंसेशन समझ लिए, क्लाउड समझ लिए, प्रेसिपिटेशन समझ लिए, रेनफॉल समझ लिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल समझ लिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ लिए और साइक्लोनिक रेनफॉल समझ लिए। पक्का? आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास स्टार्ट करने से पहले से आपके हर एक डाउट्स का आंसर करेंगे, तब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, जाने से पहले अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन भूल जाएंगे आप। बाय बाय, पढ़ते रहिएगा। ओके, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा।